बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो कौमी असम्बली के लिए जो एजेंडा है, एजेंडा ऑफ द डे, वो हमारे सामने यहाँ पे मौजूद है और ये ऑनलाइन मौजूद रहता है सोशल मीडिया पे। गूगल आप इसको कर सकते हैं, आपके सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसके बारे में जो एजेंडा है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमती जो दावे हैं उनके बरक्स हैं। यानी हुकूमती वजीर ने कुछ और कहा, वजीर कानून ने, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो जरदारी साहब के साथ कुछ और बात कर रहे थे और रिपोर्ट हो रही थी, यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपको एक स्कैंडल में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे अगस्त और सितंबर के बिलों में नवाज शरीफ साहब ने जो 45 अरब रुपए देने का वादा किया कि ये बिल वो जमा करवाएंगे, कहाँ दो नंबरी हुई है। एक तो पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए खुशखबरी आ गई। वजीर आला मरियम नवाज ने साबित कर दिया, जहां चाह वहां राह। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है और साथ उन्होंने बताया जी कि ये बिल जमा करवा दिया है। अब मामला ये है कि एक बिल उन्होंने शेयर किया, ये गुजरांवाला इलेक्ट्रिसिटी पावर कंपनी का बिल है। जब ऑनलाइन कुछ लोगों ने इसको चेक किया तो वहां पे बिल किसी और तरह का है, यहाँ पे किसी और तरह का है। नॉर्मली बिल के ऊपर लिखा होता है से नो टू करप्शन, कि करप्शन से इनकार कीजिए, लेकिन इस बिल के ऊपर जो इन्होंने शो किया वो नहीं लिखा हुआ। इनका बनता भी नहीं है, इनके बिल पे नहीं लिखा हो सकता। इससे तो चिढ़ना चाहिए इनको, से नो टू करप्शन, क्योंकि अभी तक ये करप्शन के पैसों का हिसाब नहीं दे सके। इस बिल के ऊपर एक और जुमला लिखा हुआ है, आपका मौजूदा बिल 10,632 रुपए है, जिसमें से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 3,080 रुपए अदा कर दिए हैं। अब आपके जिम्मे बकिया जो बिल है वो 7,552 रुपए वाजिबुल अदा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। अब जरा आप देखें कहानी, इसके अंदर ट्विस्ट कहां से आता है। आपको लोगों ने बहुत सारे एंगल बताए होंगे। कई लोगों ने ये भी बताया होगा कि ये बिल जो है वो तो सोशल मीडिया पे जो है वो कैप्को का वैसे ही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी तारीखों का हेर फेर है, कुछ लोग कह रहे हैं जी से नो टू करप्शन इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं जी मरियम नवाज ने कहां से बिल अदा कर दिया है, उनके या उनके वालिद गिरामी के पैसे तो नहीं है। ये अगर अदा किया भी है, कहीं पे कोई अदायगी हुई है तो वो तो सरकार की जेब से हुई है, अवाम की अपनी जेब से अवाम का बिल अदा हुआ है, किसी के घर से तो पैसे नहीं गए। एक तो बात ये क्लियर कर ले। तो लोगों ने आपको डिफरेंट चीजें इसमें बताई होंगी। एक चीज मैं भी आपको बताता हूं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं तालिब फरीदी साहब, ये 20 साल से जायद हो गए हैं और ये पावर कंपनीज के बारे में रिपोर्ट करते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, वापडा के हवाले से। इनकी बड़ी जानदार रिपोर्टिंग है और ये बड़ी अच्छी तहकीकात करते हैं। तो तालिब फरीदी साहब ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने मुझे बड़े अजीबोगरीब किस्म के हकायक बताए, या मेरी उनसे डिटेल में बात हुई तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के दौर में एक स्लैब सिस्टम हुआ करता था। अगर 300 यूनिट से कम किसी का बिल होता था तो उसको 100 यूनिट के 8 रुपए पड़ते थे, 200 यूनिट तक के 12 रुपए पड़ते थे और उससे ऊपर के जो है वो 16 रुपए तक बिल जाता था। लेकिन 300 यूनिट से ऊपर जाने वाले को बिल की कीमत एकदम बढ़ जाती थी, तो 300 यूनिट से नीचे वालों के लिए खास रियायत मौजूद थी। फिर उन्होंने मुझे यह बताया कि जो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस और चीजें साथ शामिल होती थी तो फी यूनिट 1 से 2 रुपए, 1.5 रुपए, बाद का 2.5 रुपए तक का इजाफा हो जाता था फी यूनिट के हिसाब से। यानी उन्होंने कैलकुलेट करके मुझे बताया कि अगर यही 220, क्योंकि ये जो एक इन्होंने शेयर किया ना बिल, सूबाई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पंजाब की, उन्होंने जो बिल शेयर किया उस बिल के अंदर जो यूनिट है वो 220 है और 220 यूनिट की उन्होंने बताया कि 10,632 रुपए इसकी कीमत है। अब उन्होंने बताया तालिब फरीदी साहब ने कि 220 यूनिट की जो कीमत इमरान खान साहब के दौर में थी वो 3,000 के लगभग होती थी। इससे थोड़ी कम या इससे थोड़ी ज्यादा वो टैक्सेस के साथ एडजस्ट हो जाती थी। उन्होंने कहा जी ये बिल होता ही 3,000 था इमरान खान के दौर में, इन्होंने इस बिल को 10,500 से ऊपर पहुंचाया पहले। यानी ये महंगाई इन्होंने खुद की है। पहले एक लंबा डाका मारा आवाम की जेबों पर 2-2.5 साल तक। पहले जो 3,000 वाला बिल था उसको पहुंचाया 10,500 रुपए पे, 10,632 रुपए पे, और फिर उसके अंदर से 3,000 रुपए छोड़ दिए। अब 3,000 रुपए छोड़ के फिर भी 7,500 रुपया उस बंदे को पे करना पड़ेगा जिसको ये बिल आया है। बात यहां खत्म नहीं होती, एक और चीज भी है। मेरे वीलॉग को रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपको सारा इशू समझ आ जाएगा। नंबर 1, ये बिल 3,000 रुपए का था इमरान खान के दौर में, इसको 10,500 रुपए पे पहुंचाया, फिर 3,000 रुपया उसके अंदर से कहा जी गवर्नमेंट ने पे कर दिया है, आप 7,500 रुपया दे दें।
पहले ही वो आदमी जो है वो 4,500 के नुकसान में जा रहा है इमरान खान के दौर के तनासुब से, अगर आप देखें तो। और ये नुकसान भी इसलिए हो रहा है कि इन्होंने महंगे मंसूबे लाके पाकिस्तान में लगाए। अब इमरान खान की जगह पे आपको सोने का भी वजीर आजम ले आएंगे ना, तो ये बिजली आपको महंगी मिलनी है। ये बड़ा लॉन्ग टर्म मंसूबा होगा, बड़ा टाइम लगेगा जाकर बिजली को वापस सस्ता करने के अंदर। आप सस्ता कर नहीं पाएंगे चाहे जो मर्जी वजीर आजम आ जाए, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो तोहफे पाकिस्तान के अंदर लाकर लगाए हैं ना, जो ये नारे लगाते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी ये कहते हैं कि बिजली के सारे मंसूबे हमने लगाए हैं और बिजली महंगी इमरान खान की वजह से हुई है। हद हो गई है, महंगे मंसूबे आप लगाए और महंगी इमरान खान की वजह से हो, ये तो मुमकिन नहीं है। अब आपको एक और चीज मैं बताता हूं कि ये जो 45 अरब रुपया नवाज शरीफ साहब ने दिया, ये कौम को देकर ये क्या एहसान कर रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब का अपना नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, अवाम का पैसा है। ये जो 45 अरब रुपया है, इसके पीछे एक कहानी है और कुछ खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अप्रैल में, फिर उसके बाद जुलाई में, फिर बीच में जून में ये स्टेटमेंट वजीर दाखिला के और वजीर आजम पाकिस्तान के आते रहे। FIA लाहौर के अंदर बैठ के जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा था कि ओवर बिलिंग हुई है और ओवर बिलिंग जिन्होंने की है उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अरबों रुपए की ओवर बिलिंग हुई है। अब मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा कि ये कितनी ओवर बिलिंग हुई है, तो उनका कहना था कि जितना नवाज शरीफ ने रिलीफ दिया ना, उससे कई गुना ज्यादा ओवर बिलिंग हुई है। अब मामला यह है कि ओवर बिलिंग के नाम के ऊपर आप अवाम की जेब में डाका डालें 10 रुपए का और वापस आप उनको रिलीफ दें 3 रुपए का, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि 10 रुपए उनके लूट के फिर उनको 3 रुपए दे रहे हैं। तो दो तरह की डकैती हुई है। एक तो ये हुई कि इमरान खान के दौर में जो बिजली आपको 3,000 के आसपास मिलती थी वो अब आपको 10,500 रुपए की मिलती है। दूसरा, ना सिर्फ वो 10,500 रुपए की मिलती है बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से आपकी जेब के ऊपर ओवर बिलिंग की सूरत में डाका डाला गया। जिन लोगों ने डाका डाला उनमें से कहा गया कि बंदे पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई रिपोर्ट नहीं हुई, किसी बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो अरबों रुपए की ओवर बिलिंग हुई वो पैसा वापस नहीं आया। वो पैसा कहां गया? अब उसकी जगह पे जो इतनी बड़ी डकैती मारी गई उसमें से इतना सा हिस्सा कौम को वापस किया जा रहा है। ये एहसान चढ़ा करके आपका बिल मरियम नवाज ने अदा कर दिया है। तो आपने इस चक्कर में नाज़रीन नहीं आना। ये 7,500 रुपए का जो इजाफी आप बिल दे रहे हैं ये आपकी जेबों से ही पैसा गया है। और ये जो आपको इन्होंने 14 रुपए की छूट दी है, यानी 2 महीनों में मैक्सिमम आपको जो बचत हो जाएगी वो थोड़ी 6-7 हज़ार रुपए की हो जाएगी। तो जो आपको छूट दी है उससे बड़ी डकैती आपकी जेब पे मार दी गई है। गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर लगातार आपको ओवर बिलिंग हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क के वजीर आजम ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस मुल्क के वजीर दाखिला ने कहा है। और मुझे कई रिपोर्टर्स ने यह बताया कि कोई कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ FIA में नहीं हुई। अब आ जाए उस इशू की तरफ जिस पे मैं बात करना चाहता था। नूर आलम खान जनाब कौमी असम्बली के हल्का 28 से मेंबर कौमी असम्बली बने। इनके बारे में रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि ये जाली मैंडेट है इनका, और इनको बहुत सारे लगभग 60 से 70 हज़ार लिखा हुआ था रिपोर्ट के अंदर के जाली वोट इनको डलवाए गए हैं। और ये इंटरनेशनली जो तंजीमें काम करती हैं, इदारे काम करते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। अब मामला ये है कि अगर आप आज के दिन का एजेंडा उठाकर देखें, ऑर्डर ऑफ द डे उठाकर देखें कौमी असम्बली का, तो आपको नजर आएगा कि नूर आलम खान बहुत सारे बिल पेश कर रहे हैं अमेंडमेंट के लिए। यानी यहां लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे सबसे पहले नूर आलम खान टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, आइन में तरमीम के लिए बिल पेश कर रहे हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 आर्टिकल 184। कौन कौन से आर्टिकल में करने जा रहे हैं देख लें। नूर आलम खान जिनका ताल्लुक फजलुर रहमान साहब की पार्टी से, फजलुर रहमान साहब जरदारी साहब को कह चुके हैं कि मैं किसी बिल के लिए आपकी हमायत नहीं करूंगा, मैं आईनी तरमीम में आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा, हम बहुत दूर निकल आए हैं और मैं आईनी तरमीम नहीं करवाऊंगा। फजलुर रहमान साहब के 8 MNAs मौजूद हैं, 5 सेनेटर्स हैं उनके पास, और वो अगर मिल जाते हैं जरदारी साहब के साथ तो फिर 2/3 अक्सरियत के बहुत करीब वो लोग पहुंच जाते हैं। तो फजलुर रहमान साहब से वो इसलिए जाकर मिले थे। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी के नूर आलम खान साहब क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 184, आर्टिकल 51, 59, आर्टिकल 106, आर्टिकल 177, 193, 208, उसके बाद जी दीगर जो आर्टिकल है उनसे मुतालिक, तौहीन अदालत के मामलात से मुतालिक,
और बहुत सारे आर्टिकल्स और भी लिखे हुए हैं। इनके अंदर सबके अंदर नूर आलम खान साहब पेश कर रहे हैं अमेंडमेंट का बिल, आइन में तरमीम का बिल। अब आप ये देखें कि ये है क्या, ये आर्टिकल्स क्या है। केस को सुनने से मुताल्लिक जो अदालती इख्तियारात हैं उनसे मुताल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की तैनाती से मुताल्लिक है, मखसूस नशस्तों के हवाले से है, चाहे वो खवातीन की हैं चाहे वो अकलियतों की हैं। उसके बाद जो अद खुद नोटिस के इख्तियारात हैं उनके आर्टिकल्स में, फिर आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में अब ये पेश करेंगे, तो आईनी अदालत के इख्तियारात के हवाले से भी बिल पेश होगा। तो ये सारे के सारे वो बिल्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन चल रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से। तो ये नूर आलम साहब पेश करने जा रहे हैं जो फजल रहमान साहब की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या फजल रहमान साहब की मुशावरत से ये हो रहा है, ये आपको आज के दिन में पता चल जाएगा। लेकिन सेम टाइम में वजीर कानून का जो स्टेटमेंट है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वजीर कानून ने गुज़िश्ता रात एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि अपने बयान में उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि अफवाहों का कोई इलाज नहीं है। चीफ जस्टिस से मुताल्लिक ऑन रिकॉर्ड हूं, चीफ जस्टिस के हवाले से कह चुका हूं कि वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। वजीर कानून कह रहे हैं कि कादी फायद ईसा तौसी के अंदर या एक्सटेंशन के अंदर दिलचस्पी नहीं ले रहे। हुकूमत सबको एतमाद में लेकर कानून साजी करने की कायल है। उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती आईनी तरीकाकार के मुताबिक होगी। ये नहीं बताया कि आइन में तरमीम करने के बाद होगी या जो अभी आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक होगी। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे तो सीनियर मोस्ट उनकी जगह लेंगे, ये उन्होंने कह दिया। और इससे तो क्लियर हो रहा है कि मंसूर अली शाह साहब आएंगे, लेकिन अभी देखें कि होता क्या है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत ने उनको हदायत की थी वजीर साहब को कि चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड रखूं, लिहाजा ये जो भी हो रहा है इसमें कादी फायद ईसा साहब ऑन बोर्ड है, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कादी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। तीसरा उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज हम नहीं करने जा रहे कि सीनियर मोस्ट ही आएंगे और वो आकर चीफ जस्टिस लगेंगे। एक तो ये चीज आप क्लियर कर लें। लेकिन फिर आइन में तरामीम क्यों हो रही है? एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला कर रखा है उस फैसले के खिलाफ कुछ तरामीम होने जा रही है कि मखसूस नशिस्तें ना मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यह खेल खेला जा रहा है और वो सीटें मिल जाए हुकूमत की जमातों को ताकि वो 2/3 अक्सरियत इंजॉय करे, जिस किस्म की कानून साजी करना चाहे वो कर ले। तो ये खेल अभी जारी है। वजीर साहब कुछ और कह रहे हैं, नूर आलम खान साहब ने जो बिल पेश किए हैं वो कुछ और बता रहे हैं। वो तो ऑर्डर ऑफ द डे है, लेकिन आज दिन में क्या होता है हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल नाज़रीन बहुत संजीदगी का तकाजा कर रही है। ख्वाजा साद रफीक ने जो कहा वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान से उठती लाल आंधी साइक्लोन बन रही है। अफनानुल्लाह खान जो सेनेटर है नून लीग के, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहाइयों से सियासी निज़ाम को कमजोर किया गया है। ऐसे सियासतदान जिनकी अवाम में जड़ें ही नहीं है उनको प्रमोट किया गया बलूचिस्तान में, उसका नतीजा सारी कौम भुगत रही है। यह मसला सियासी है, इसका अस्करी हल नहीं निकल सकता। बात ठीक कर रहे हैं वो, ये वाकई सियासी मसला है। इसका ताकत के जरिए से हल करने की हम बहुत लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। ये दो सीनियर जो लोग हैं PMLN के, उनका ये कहना है। जबकि ख्वाजा आसिफ साहब को पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो इनकलाबी बन जाते हैं और हर चीज़ को जमहूरियत के साथ देखते हैं, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो मार्शल लॉ डिक्टेटर बन जाते हैं। अब ख्वाजा आसिफ लापता अफराद के साथ इस मामले को जोड़ रहे हैं। भाई इस मामले को अगर आपने लापता अफराद के साथ ख्वाजा साहब जोड़ना है तो आप जाइए और जाकर नवाज शरीफ से और मरीम नवाज से पूछिए कि वो लापता अफराद के कैंपों में क्यों गए थे। उनसे पूछिए कि उन्होंने लापता बलोचों के बारे में बातचीत क्यों की थी। उनसे पूछिए कि वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज क्यों उठाते थे। आज आप हुकूमत में है, आज आपने इंप्लीमेंट करना है इन चीजों के ऊपर। देखिए जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है उसको कोई भी ज़ी शऊर जो है वो उसकी हमायत नहीं कर सकता, वो पागल ही होगा। दहशतगर्दी को खत्म होना चाहिए, कुचलना चाहिए ऐसे अनासर को जो हथियार लेकर आ गए और उन्होंने आम लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेम टाइम में जो बलूचिस्तान के दरीना मसाइल हैं, पुराने मसाइल हैं, वो भी हल होने चाहिए। अब इसमें जो एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है वो सरफराज बुगटी साहब का है। वो जिस तरह इक़्तिदार में है, जो कुछ उन्होंने किया, मैं बहुत सारी चीज़ों का नाक़िद हूँ, लेकिन एक बात उन्होंने ठीक की। उन्होंने कहा कोई ये ना समझे कि बलोचों ने पंजाबियों को मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। बात तो उनकी ठीक है, दिल को लगती है और इस वक्त यही बात करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने भी और दीगर कुछ और लोगों ने, नदीम अफजल चंद ने भी ये पंजाबी बलोच मसला बनाने की कोशिश की, लेकिन हम इन चीज़ों का जो है वो बोझ नहीं उठा सकते, मजीद नफरत के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो इन वज़रा को होश के नाखून लेने चाहिए। दूसरा जो है वो आदम सवाती साहब ने कादी फायद ईसा साहब के बारे में कहा कि जी आप खबरदार रहें और अपना किबला दुरुस्त करें, वरना लोग आपको बहुत बुरे अल्फाज में याद करेंगे।
और साथ ही साथ जो है उमर अयूब खान साहब ने दोबारा ये मुतालबा किया है कि अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। काजी साहब का नोटिफिकेशन 3-4 महीने पहले कर दिया गया था, लिहाजा अब जो है अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन ना करके एक कंफ्यूजन हुकूमत क्रिएट कर रही है, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। साथ ही साथ जो है वो ये भी मुतालबा किया उमर अयूब खान साहब ने कि पार्लियामेंट के अंदर बहस करवाई जाए। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है, देखिए पार्लियामेंट में जो बातचीत हो रही थी उसमें कुछ लोग कहके भी लगा रहे थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसे वक्त में जब 72 लोग अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो बलूचिस्तान में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, और उसके बाद जो है वो कच्चे के अंदर जिस तरह डाकू अटैक करते हैं पुलिस के ऊपर, इस सारे सिनेरियो में अगर कौमी असम्बली में कह लग रहे होंगे तो लोग ये समझेंगे और ये समझने में हक बजानिब होंगे कि संजीदगी हमारे मामलात को लेकर या हमारी जानों को लेकर कितनी है। तो इसके ऊपर एक वॉकआउट भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हुकूमत ने इसके ऊपर अभी एक काबीना की मीटिंग बुलाई है जिसपे शहबाज शरीफ साहब बातचीत करेंगे आज के दिन में। लेकिन दो चीजें मैं आपके साथ और शेयर कर दूं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने क्लियर कर दिया, वो जो स्टोरी मैंने आपको दी थी वो ठीक साबित हुई। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे से रब्ता किया था। दूसरा, उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर रब्ता किया था। तीसरा, इमरान खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त रब्ता नहीं किया। चौथा, उन्होंने कहा जी कि मैंने उनकी सारी ऑप्शंस को रद्द करके आदम सवाती साहब को भेजा था। आदम सवाती साहब ने इमरान खान साहब के सामने सारा सिनेरियो रखा। उस सिनेरियो के मुताबिक इमरान खान साहब ने फैसला किया कि ठीक है, आज ये आखिरी मरतबा जलसा कैंसिल कर देते हैं। तो ये है वो सारी सिचुएशन जो एक्चुअली हुई थी उस दिन। जलसा इसलिए कैंसिल हुआ था। अलीमा खान साहबा ने एक बात की है कि इमरान खान ने अब कह दिया है कि पत्थर पे लकीर है, लोहे पे लकीर, बल्कि उनको लफ्ज इस्तेमाल किया कि अब जलसा हर सूरत में होगा। किसी सूरत 8 सितंबर का जलसा कैंसिल नहीं होगा, हमारे पास एनओसी मौजूद है। साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कि लाखों लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग अलग से निकलेंगे और ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। और एक चीज और जो अलीमा खान साहबा ने कही, उन्होंने कहा रास्ते में अगर कोई रॉकेट लॉन्चर का भी बताएगा ना कि वो भी है तो फिर भी नहीं रुकना, हर हाल में जलसा होना चाहिए। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। मुश्तरका इजलास जो हो रहा था कौमी असम्बली का, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे जी यहाँ पे कोई कानून साजी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि कानून साजी दोनों हाउसेज में अलग अलग होती है। ये मुमकिन नहीं है कि मुश्तरका इजलास एक बुला के और कानून साजी कर दे, वो नहीं होता। दोनों हाउसेज में अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। फजलुर रहमान साहब की तरफ देख रहे हैं सारे लोग कि वो क्या करते हैं। बहरहाल जो मुश्तरका इजलास है पार्लियामान का, फिलहाल उसे मुलतवी कर दिया गया है। देखते हैं कि अगले हफ्ते का कहा जा रहा है कि शायद किया जाए, लेकिन आज के दिन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।